हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को क्लास 9 की गृह विज्ञान पढ़ा रही हूँ। तो इसमें हमारा लेसन कौन सा चल रहा था? 2। हमने गृह व्यवस्था के बारे में पहले बताया था कि उसके प्रमुख साधन क्या हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं बैठी आज हम पढ़ा रहे हैं गृह व्यवस्था के संचालन में बाधाएं। हमारी जो अगली हेडिंग है ये, यानी गृह व्यवस्था के संचालन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो कौन सी बाधाएं आती हैं, आइए देखते हैं। पहला है हमारा पॉइंट, पारिवारिक लक्ष्यों का ज्ञान होना। यानी जो पारिवारिक लक्ष्य है, यानी परिवार में जो लक्ष्य होते हैं उनका ज्ञान होना भी जरूरी होता है। दूसरा है पारिवारिक क्रियाकलापों में सक्रियता का अभाव होना। परिवार में जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें सक्रियता का अभाव भी होना चाहिए। साथ ही साथ संबंधित विषय पर उचित निर्णय न ले पाना, यानी कोई भी हम विषय ले रहे हैं, जैसे कि बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों है, दोनों से अच्छे से साथ में से मैथ भी अच्छी आ रही है, तो उसे ये तीनों सब्जेक्ट उसके प्रिय है, तो उसमें से वो कौन सा सब्जेक्ट ले, तो उसका वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वह कौन सा सब्जेक्ट ले। तो इसमें क्या है, जो उचित निर्णय ना ले पाना, ये बाधाएं हैं। अगला है परिवार में उपलब्ध साधनों का उचित ज्ञान न होना। यानी परिवार में जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनके विषय में जानकारी ना होना, मतलब उनका ज्ञान ना होना। जागरूकता का अभाव होता है। तो ये हमारे संचालन बाधाएं थी। कौन कौन सी? लक्ष्यों का ज्ञान होना, मतलब कोई सही लक्ष्य क्या है उसका ज्ञान नहीं है। सक्रियता का अभाव, मतलब उसका भी ज्ञान नहीं, मतलब किसी चीज का सही ढंग से ज्ञान न होना, ये हमारी बाधाएं हैं। अगला है, अगली हेडिंग है गृह व्यवस्था के गृह व्यवस्था के सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। गृह कार्यों को कुशलता तथा धैर्य के साथ किया जाए। कोई भी कार्य करने से पहले उसे अपने मन को संतुष्टि होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। मतलब कि कोई ये नहीं जल्दबाजी में कोई भी कार्य करें हम। अगर जल्दबाजी में कोई भी कार्य करोगे तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो कुशलता होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, कुछ धैर्य के साथ भी कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट है परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास हो। जब हमारा जो परिवार है उसमें हर सदस्य का मानसिक तौर से ही, शारीरिक और मानसिक दोनों का सर्वांगीण विकास भी पूर्ण रूप से होना चाहिए। साथ ही सभी को भोजन तथा वस्त्र आदि से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यानी कि जो भोजन है, वस्त्र है, ऐसी बहुत सी चीजें जिनका संबंध मनुष्य का होता है। मनुष्य खाना भी खाता है, कपड़े भी पहनता है, रहने के लिए आवास भी होना चाहिए, और किसी से, मतलब अपने से कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति हो जिससे वो सलाह ले सके कि वो कार्य उस जो कार्य करने जा रहा है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जितनी भी आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो पूर्ण रूप से पूर्ण होनी चाहिए, मतलब पूरी हो उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं। अगला पॉइंट है गृह कार्यों को करने में अनावश्यक श्रम तथा समय को बचाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाए। कोई भी मतलब घर पे कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए कोई आवश्यक कार्य हो या अनावश्यक कार्य हो, मतलब जरूरी भी हो और ना हो, तो उसके साथ श्रम और समय दोनों को साथ में ध्यान में रखते हुए
समय को बचाने में, मतलब दोनों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध से काम करना चाहिए। अपनी योजना बनाकर ही उस काम को पूरा किया जाए। अगला पॉइंट है वह पारिवारिक आय के अनुकूलन हो। जो हमारा पारिवारिक व्यय है वो आय के अनुकूल हो, यानी उसी के लेवल में होना चाहिए, ताकि आकस्मिक व्यय के लिए कुछ बचत की जा सके। जिससे कि जो आकस्मिक व्यय है उसके लिए भी कुछ बचत होनी चाहिए, कुछ बचाकर, यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हमें 5 रुपए की चीज लेनी है और 10 रुपए है हमारे पास, तो हम 5 ही मतलब खर्च कर रहे हैं। ये नहीं कि हम फालतू भी खर्च कर रहे हैं, शायद अगले टाइम पर, आगे चलकर या अगले टाइम पर उसकी जरूरत पड़ जाए और हमारे पास वो ना हो, अगर हमने फालतू खर्च कर दिए। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है हमारा, परिवार के सभी सदस्यों को यथासंभव सुखी तथा संतुष्ट रखना चाहिए। परिवार जो हमारा है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें सुखी और संतुष्ट पूर्ण रूप से रखना चाहिए। तो आगे हेडिंग हमारी क्या है, अगली हेडिंग है हमारी सुव्यवस्थित परिवार। अब सुव्यवस्थित परिवार क्या है इसके बारे में जानकारी देते हैं। जिस परिवार के सभी सदस्यों को पारिवारिक कार्यों की पूर्ति से संतुष्टि तथा आनंद की प्राप्ति हो। देखिए क्या है कि जिस परिवार में, कोई भी मान के चलिए एक परिवार लीजिए आप, ठीक है, तो उसमें जितने भी सदस्य हों उनको पारिवारिक कार्यों, मतलब परिवार में जितने सदस्य हैं उनको अपने कार्य, सबके कार्य जो हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनको उनकी जो कार्य है उनको पूरा करने से संतुष्ट और आनंद, यानी मन को शांति और खुशी उत्पन्न जो होती है वो ही सुव्यवस्थित परिवार होता है। जैसे मान के चलिए हमारा एक परिवार है, ठीक है, तो हमारा परिवार है, हम अपने घर में मान के चलो 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, ठीक है, तो सबका काम अलग अलग होगा। भाई बच्चों का काम है पढ़ना, पापा का काम है कि जॉब करना और घर का खर्चा, मम्मी का काम है घर संभालना, बच्चों को देखना और पापा की हेल्प करना, मतलब उनका, मतलब घर मेन क्या है, जो घर की गृहिणी होती है उसका कार्य होता है कि हर व्यक्ति का जो भी काम है उसमें हाथ बटाना, उसको एक अच्छे ढंग से पूरा कराए, जिससे खुशी भी मिले, मन को शांति भी मिले और अच्छा भी लगे। तो जहाँ खुशियाँ होती हैं परिवार में, जहाँ एकता होती है, वही सुव्यवस्थित परिवार होता है। ठीक है, और सुव्यवस्थित परिवार क्या है? जो सुव्यवस्थित परिवार, सुव्यवस्थित गृह, सुव्यवस्थित परिवार मतलब घर में ही तो परिवार होता है। तो प्रत्येक जो भी कार्य होते हैं वो निर्धारित समय पर ही होता है। जैसे कि बच्चों को स्कूल जाना है, अगर 8 बजे का स्कूल है तो 7:30 बजे घर से निकल लेना है, निर्धारित समय है, मतलब टाइम निश्चित है। पापा को घर से जॉब करने जाना है और जॉब है वहां 7 बजे की, तो पापा को कितने, आधे घंटा है। अगर दूर है तो जितने दूर है उतने समय कितना लगेगा, उसको ध्यान में रखते हुए उतने ही पहले निकलना है। समझ रहे हो? तो जो भी कार्य हो उसे निश्चित किया जाता है, उसका कार्य, जो भी कार्य किया जाए वो निश्चित होता है। मम्मी सुबह उठती है 4, 3:30 बजे या 4 बजे उठती है, घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना और सबका ब्रेकफास्ट फास्ट तैयार कराना, मतलब उन्हें पैक करके देना, लंच वगैरह। तो सबका समय निर्धारित होता है। यही हमारा सुव्यवस्थित परिवार है। सुव्यवस्थित का जो समय होता है
प्रत्येक जितने भी कार्य किए जाएं, पूछ सकता है कि सुव्यवस्थित घर में प्रत्येक कार्य समय पर होते हैं, निर्धारित समय पर या कम समय पर या अधिक समय पर, इस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? निर्धारित समय पर। ये हमारा है, निर्धारित समय पर कार्य होते। अगली हेडिंग है हमारी गृह व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक। अब जो हमारी गृह व्यवस्था है उस पर प्रभाव, जितने भी प्रभाव डालते हैं उनके कारक कितने हैं? तो गृह व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक जो हैं वो हमारे 6 हैं। कितने हैं? 6। पहला क्या है? पारिवारिक आय। क्या है? पारिवारिक आय। इसमें क्या है? जो गृह व्यवस्था है वो परिवार पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। जो पारिवारिक आय है वो गृह व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि अब आज ही के समय में देख लीजिए, महंगाई इतनी है, तो जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उतने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उतनी धन की आवश्यकता होती है। और जो परिवार गरीब घर से हैं, यानी थोड़ा नीचे हैं, तो उन्हें तो अपने हिसाब से कार्य करना है। और मान के चलो जो मजदूर लोग होते हैं वो तो जब मजदूरी करेंगे तभी तो उन्हें खर्चा मिलेगा, और जो खर्चा मिलेगा उसी से अपना परिवार चलाएंगे, उसी से पूर्ति करनी है। तो उसको साथ में रखते हैं तो जो गृहिणी होती है उसके साथ साथ गृहिणी का कार्य क्या होता है? अगर जो लड़कियां सीखी हैं, सिलाई है, बुनाई है, कटाई है, कढ़ाई है, जो भी है, तो वो अगर यह कार्य कर लेती है, जितने भी नीचे होंगे, जितने भी नीचे लेवल के लोग होंगे, जैसे गरीब लोग होते हैं, तो क्या करते हैं? सिलाई सेंटर खोल लेते हैं, घर में ही लड़कियां सिलाई करना शुरू कर देती हैं, जिससे खर्चा पूरा हो। क्योंकि आज के ज़माने में इतनी महंगाई है, इसी कारण। तो ये हमारा पारिवारिक आय। दूसरा है पारिवारिक सदस्यों की संख्या। इसमें क्या है? परिवार में कितने सदस्य हैं, यानी परिवार में अगर अधिक सदस्य हैं, ज्यादा लोग हैं, तो उतनी ही ज्यादा समस्याएं होंगी एक गृहिणी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो उन सब बच्चों की देख रेख करना, उनका ध्यान रखना, फिर बच्चों की देख रेख करने के बाद घर के सदस्यों का देख रेख, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी देख रेख करना, तो उस पर जो गृहिणी होती है, यानी जिस पर जितना बोझ होता है वो बढ़ता चला जाता है कि वो किस तरीके से परिवार को अच्छे से बना सके, मतलब सुव्यवस्थित कर सके। उसको कितना परिवार है, बच्चे हैं, तो समय पर भोजन देना, समय पर कार्य, स्कूल का कार्य कराना, तो बहुत ऐसी समस्याएं गृहिणी के जीवन में घर से संबंधित आती रहती हैं, बहुत से प्रभाव हैं पड़ते हैं। अगली हेडिंग है सदस्यों का व्यवहार तथा अभिरुचि। जो घर के सदस्य हैं, घर के या बाहर कोई भी सदस्य हो, मान के चलो, उन पर उनका व्यवहार कैसा है, उनकी अभिरुचि कैसी है, उनका व्यवहार देखना है। अच्छा है तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, अगर गलत प्रभाव है तो बहुत ही ज्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। किस पर? घर वालों पर भी, बच्चों पर भी, और जो बाहर के लोग देखेंगे वो भी कहेंगे यार ये परिवार सही नहीं है, ये सदस्य सही नहीं है, इसका व्यवहार जो है बहुत गंदा है, नीचे लेवल का है। तो इस तरीके से मतलब देखा होगा कि मनुष्य की सोच क्या है ये कोई नहीं जानता, मनुष्य की जो सोच है वो कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके मन की इच्छा कौन जान पाएगा भाई? वो तो जो कार्य करेगा तभी तो पता चलेगा वो कैसा है भाई। व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेगा अगर वो अच्छा है, लेकिन एक चीज याद रखना, व्यक्ति की सोच तभी पता चलती है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी सोच वैसी होती है, ये चीज हमेशा याद रखना। व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो उसके आगे कितना भी बुरा व्यक्ति खड़ा हो वो कभी उसे बुरा नहीं कह सकता।
क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छा है, उसे लगता है कि जब मैं अच्छा हूं तो सब अच्छा है, पूरे सदस्य सभी समाज में जितने रहने वाले लोग हैं सभी अच्छे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति सही नहीं है तो वो सबको अपनी ही नजरों में देखेगा कि अगर हम नहीं सही हैं तो कोई भी सही नहीं है। जैसा व्यक्ति होती है उसकी सोच वैसी होती है और वैसा ही दूसरों को समझता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग ये थी सदस्यों का व्यवहार था विरुद्ध। अगला है मितव्ययता। मितव्ययता इसमें क्या है? मितव्ययता में क्या है कि जो मतलब कम खर्च करना, यानी कम खर्चे में ज्यादा सा कार्य करना। यानी मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति है, वो क्या करेगा? गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, कोई भी सस्ती सब्जी होती है ले लेता है। 5 रुपए की सब्जी है, ले लिया उसने, वो कैसी भी हो, थोड़ी बहुत तो अच्छी निकलेगी, वो ले लेता है। और वो जब घर पर बनाया जाता है तो पूरे परिवार पेट भर से खा लेते हैं। ठीक है, और जो अच्छे लेवल के होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, अगर 10 की चीज है तो अच्छा हो या पैसा भी हो 20 की दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो भी खर्चा है घर के सदस्यों को देखकर, यानी अपने बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा फालतू खर्चा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं समझते कि हमारे जो पिता हैं, हमारी मम्मी हैं, कैसे खर्चा चला रही हैं, कैसे इस घर को चला रही हैं, कैसे हमें पढ़ा लिखा रही हैं, वो ये नहीं जानते। तो उन्हें ये सब ध्यान में रखना चाहिए। खर्चा जितना हो उतना ही करना चाहिए, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। अगली हेडिंग है भौतिक साधनों का उचित प्रयोग करना। भौतिक साधन क्या होते हैं? घर के सभी साधन, यंत्र हैं, धन है, और ऐसे खाद्य सामग्री है, बहुत से ऐसे भौतिक साधन हैं जो घर के हैं, उन्हें सही प्रयोग करना, ना कि उनका जैसे अभी हमने बताया कि गलत खर्च, मतलब गलत जो धन है, जो पैसा है, उसे फालतू खर्च मत करो। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो जितना प्रयोग हो उतना ही खर्च करो, ज्यादा नहीं खर्च करना है। हमें जितना खाना है उतना ही बनाना है। ये नहीं कि पापा 1 किलो सब्जी लाए हैं, 2 लोग हैं, और तो 1 किलो सब्जी में जब 2 लोग होंगे तो तुम पूरी 1 किलो सब्जी बना दोगे तो क्या हो गई? 2 लोग खाने वाले, थोड़ी सी सब्जी लगेगी, और तुम 1 किलो बना रहे हो तो वो फालतू फेंका ही तो जाएगा और उसका कोई भी प्रयोग नहीं होगा। फायदा क्या है? पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उतना जितना बनाओगे उतना समय लगेगा, वो वेस्ट होगा, और जो फेंका जाएगा वो भी वेस्ट हो रहा है, यानी सब बर्बाद ही बर्बाद हो रहा है। तो जितना प्रयोग होना चाहिए उतना ही करो, फालतू नहीं करना चाहिए, चाहे वो खाने वाली हो। तो ये हमारे भौतिक साधन थे। लास्ट हेडिंग है अनुभव तथा ज्ञान। जब हम कोई भी कार्य बराबर करते रहते हैं तो उसका हमें अनुभव हो जाता है। समझ रहे हैं कि यानी मान के चलिए टीचर है, वो अगर पहले पढ़ाएगा तो थोड़ा हिचकिचाएगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे पढ़ाने लगेगा तो उसे अनुभव हो जाएगा उस चीज का। अगर गणित पढ़ा रहा है तो गणित का अनुभव हो जाएगा, तो उसे कैसा भी सवाल दो, कुछ भी दो, तुरंत जैसे भी पूछना है पूछ लो, ऐसे पूछ लो, तुरंत बता देगा, क्योंकि उसे अनुभव है। और अनुभव के साथ साथ वो जब प्रयोग कर रहा है तो ज्ञान भी हो रहा है, यानी बराबर दोनों कार्य हो रहे हैं, अनुभव भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, उस चीज की मतलब जानकारी भी हो रही है, और उसमें ये भी पता चल रहा है कि क्या करने से क्या होता है। जैसे मैथ का टीचर होगा, पहले जोड़ घटाना सिखाएगा कि ये प्लस का निशान है और ये माइनस का है,
अब उसे कैसे, जब वो उसे पता होगा तभी तो ये बताएगा कि जोड़ है कि घटाना है। जब इसे बराबर देखोगे तो ये क्या है, अनुभव भी हो रहा है इसमें और ज्ञान भी हो रहा है। तो ये हमारी लास्ट हेडिंग थी। अब आज हमने आपको इतना पढ़ाया है, ये हमारा आज का इतना है। ये वीडियो में जो मेन बिंदु होंगे, मेन पॉइंट होंगे, वो हम आपको बताएंगे, उन्हें आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि वो पेपर में अति लघु उत्तरीय या विकल्प इसमें से या लघु में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही।